चैनल आयुर्वेदा एट ईज। दिस इज़ चंद्रिका सिंह और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है हमारा जो आयुष की काउंसलिंग है उसका प्रोसीजर क्या होता है, क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरह से उसकी फ़ीस होती है और इन सारी चीज़ों के बारे में। क्योंकि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि क्या हमें प्रोसीजर फॉलो करना होगा और क्या डॉक्यूमेंट्स हम बनवा लें और साथ ही साथ किस तरह से हमें फ़ीस अपनी सबमिट करनी है। इन सारी चीज़ों को लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आज मैंने वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद आपका नीट का रिजल्ट आता है, देन MBBS एंड BDS की काउंसलिंग होती है एंड आफ्टर दैट आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपको आयुष की काउंसलिंग की डेट पता चल जाती है या काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है तो आप अप्लाई करते हैं फर्स्ट राउंड के लिए। तो आप सबसे पहले जो आयुष की ऑफिशियल वेबसाइट है या CCIM की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप किसी साइबर कैफ़े पे जाके इसको अप्लाई करें, क्योंकि इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं लाइक आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और जो आपके सिग्नेचर्स होते हैं उसको स्कैन करना पड़ता है फॉर्म पे लगाने के लिए, तो वो वहाँ जाके ईजिली हो जाता है। तो उसमें क्या होगा कि आपको फिर एक फॉर्म दिया जाएगा चॉइस फिलिंग का, तो आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल कि आप कौन सी कैटेगरी के लिए सूटेबल है, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट और वेदर इट इज़ प्राइवेट, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने कॉलेजेस की चॉइस फिल करें, जो जो कॉलेजेस आप अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं। तो टॉप पे वो कॉलेज रखें जो आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं। उसके बाद जब आप अप्लाई कर देंगे तो आफ्टर अप्लाइंग आपको वेट करना होगा 1 या 2 दिन का। उसके बाद आपको एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आता है इस बेस पे कि जिस कॉलेज के लिए आप ऑप्ट करना चाहते थे क्या उस कॉलेज में सीट्स अवेलेबल हैं और क्या उस कॉलेज में सीट प्रोवाइड करवाई जा रही हैं आपके परसेंटाइल पे या नहीं। तो ये हो गया आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, आपको किस तरह से मिलेगा। तो वो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो होगा वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा एक लिंक के थ्रू, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आप उसको प्रिंट आउट करवा के अपने पास रख लीजिए। तो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आने के बाद आपको जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर हम एग्जांपल लें उत्तर प्रदेश का, अगर आप उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट हैं और आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो आपकी स्टेट लेवल की काउंसलिंग होगी उसके लिए आपको वेरिफिकेशन के लिए लखनऊ जाना पड़ता है। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी हैं वो मैं आपको बताऊंगी अब आगे। तो सबसे पहले जो हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो नीट, ID प्रूफ और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे। नीट के हमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है एडमिट कार्ड, आपका स्कोर कार्ड या आप कह सकते हैं रैंक लेटर, आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। ये तीनों चीज़ें आपको नीट के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसीलिए जो आपका नीट का एडमिट कार्ड होता है उसे हमेशा संभाल के रखें, क्योंकि आपको ये काउंसलिंग के टाइम पे भी चाहिए और साथ ही साथ जब आप कॉलेज जाएंगे तभी भी ये आपको चाहिए। तो इसमें आप क्या करेंगे कि जो आपका ये स्कोर कार्ड या रैंक लेटर होगा इसी के बेसिस पे आपकी रैंक पता चलती है, आपकी परसेंटाइल पता चलती है और आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट होता है उसमें हेल्प होती है। इसके साथ साथ जो आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर होता है ये एक तरह से एक प्रूफ होता है कि हाँ मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है और आप मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें और फर्दर हम प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। इसके बाद जो आपको ID प्रूफ चाहिए होते हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी फ़ोटो हो और जो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू इशूड हो, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमें ये चीज़ पता चल सके कि आप इंडियन रेजिडेंट हैं या आप कोई फॉरेन स्टूडेंट हैं या साथ साथ आप नॉन रेजिडेंशियल इंडियन हैं जो कि आप पढ़ाई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए अलग से बेनिफिट्स वगैरह होते हैं। तो इसके लिए आपका ये ID प्रूफ मांगा जाता है। साथ ही साथ आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, वेदर यू आर OBC, SC, ST और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। इससे क्या होगा कि आपकी जो एक रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है वो निर्धारित हो जाती है। इसके लिए भी 2 तरह का होता है ये, सेंट्रल एंड स्टेट। तो जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग में जाएंगे, दैट इज़ ऑल इंडिया काउंसलिंग में जब आप एडमिशन लेना चाहेंगे तब आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। और जब आपको स्टेट लेवल काउंसलिंग में पार्ट लेना है, फॉर एग्जांपल आप यूपी के रेजिडेंट हैं एंड आप यूपी में ही कोई कॉलेज चाहते हैं और आप उत्तर प्रदेश लेवल की जो स्टेट
काउंसलिंग है उसमें पार्ट ले रहे हैं तो आपको स्टेट लेवल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाना अभी के टाइम पे बहुत ईजी है, आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, विदिन 7 to 8 डेज़ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाते हैं। वेदर इट इज़ योर पैन, वेदर इट इज़ योर आधार, ये सारी चीज़ें आपके पास बहुत ही आराम से अवेलेबल हो जाती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स की, जो कि है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो आपका स्थायी पता है उसका सर्टिफिकेट होता है कि यस ये जो स्टूडेंट है ये यहाँ का रहने वाला है। फॉर एग्जांपल इससे आपकी स्टेट, आपका विलेज, आपका शहर, सब कुछ एक परमानेंट एड्रेस उनके पास पता चल जाता है, जिससे कि आप इस कैटेगरी में आ जाते हैं कि आप अगर जैसे उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट हैं तो अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप उत्तर प्रदेश में ले रहे हैं, देन यू कम अंडर स्टेट काउंसलिंग। और अगर आप सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश से आप तमिलनाडु जाना चाहते हैं तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में अप्लाई करना होगा, तो इसके लिए आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूरी है। इसके बाद टीसी सभी जानते हैं, दैट इज़ योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये आपको स्कूल से मिल जाती है जब आप स्कूल पास आउट करके निकलते हैं। देन आप बात कर लीजिए अपने 10th और 12th सर्टिफिकेट की, जो आपकी मार्कशीट होती है 10th और 12th की। इन दोनों की ज़रूरत आपको इसलिए होती है जिससे कि आपकी एज पता चल सके। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि नीट के लिए आपकी एज का एक क्राइटेरिया है, अपर एज इज़ 25 एंड लोअर क्राइटेरिया इज़ 17। तो अपर अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि अपर 25 पे रोक दिया गया है या नहीं रोका गया है, उसके ऊपर भी केस चल रहा है। लेकिन स्टिल यू नीड दीज 2 डॉक्यूमेंट्स फॉर योर एज एंड ऑल्सो योर मार्क्स, क्योंकि नीट के लिए आपको ज़रूरी है कि आप 12th में पीसीबी से पास आउट हों एंड साथ ही साथ आपके पास क्लियरली आपका 12th पास आउट हुआ हो। इसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट इज़ अगेन नीडेड फॉर योर एज प्रूफ एंड देन योर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। कोशिश करिए कि जो फ़ोटो आपने अपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म पे यूज़ किया था आप वही फ़ोटोज़ लेके जाएं। एंड साथ ही साथ एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब आप सिग्नेचर करें तो वो सिग्नेचर्स हमेशा आपके जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म था उसी से मैच होते हुए हों। इसके साथ साथ जो दूसरी टिप मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि आप अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लैमिनेट करवा लें, क्योंकि जब आप कॉलेज पहुंच जाते हैं एडमिशन लेके तो वहाँ पे आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कॉलेज वाले अपने पास सबमिट करवा लेते हैं। कुछ टाइम के लिए बाद में वापस दे दिए जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स, बट अराउंड 1 या 1.5 साल के लिए तो वो अपने पास रखते हैं, हमारे उसके बाद वापस दे दिए गए थे। तो उसी तरह से अब वो स्टोर हाउस में रखेंगे या वो जहाँ पे भी रखेंगे तो वहाँ वो ख़राब ना हो जाए, इसके लिए आप हमेशा उनको लैमिनेट करवा लें। साथ ही साथ जब आप जाएं तो उससे पहले ये जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं इन सभी की 5 ऑलमोस्ट यू कैन से फॉर सेफ्टी पर्पस 5 फोटो स्टेट्स करवा के सेट्स बना लें प्रॉपर, सारे डॉक्यूमेंट्स के 5 सेट्स अलग अलग, जिसमें कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक सेट बना रहे हैं तो उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो, फिर दूसरे सेट में भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो, और जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक अलग सेट बना लें और उन सभी को लेके जाएं, क्योंकि जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपसे सेट जमा करवा ले जाते हैं कुछ, एंड देन जब आप कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे आपसे ओरिजिनल और एक फ़ोटो स्टेट का सेट जमा करवाया जाता है। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंच जाएंगे वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके आपको एक प्रॉपर अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा, जिसे लेके आप अपने कॉलेज जाएंगे विदिन 1 वीक और वहाँ जाके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे, साथ ही साथ अपना लेटर जमा करेंगे कि हाँ ये हमारा लेटर था, हमें ये कॉलेज अलॉट हुआ है, आप हमें अब एडमिशन दे दीजिए, हमारा एडमिशन फाइनल कर दीजिए। इसके बाद आप प्रॉपर एक कॉलेज में एडमिशन ले चुके होते हैं। इसके बाद आपको बताया जाता है कब से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, और हम तो जब कॉलेज गए थे तो हमें एक प्रॉपर लिस्ट भी दी गई थी सामानों की कि क्या क्या आपको लेके आना है जब आप हॉस्टल में रहने आएंगे, तो वो भी आपको दी जा सकती है। ओके, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे फ़ीस स्ट्रक्चर की कि क्या आपको फ़ीस सबमिट करनी है या किस तरह से आपको फ़ीस की प्रोसेसिंग होगी। तो जो हमारी फ़ीस है वो 2 तरह की है, एक है रिफंडेबल एंड एक है नॉन रिफंडेबल। अभी मैं बताऊंगी आपको कि जो रिफंडेबल फ़ीस है वो आपको किन कंडीशंस में वापस मिल जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी नॉन रिफंडेबल फ़ीस की, जो है हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस यू कैन से।
ये पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, ये एक बार जाएगा उसके बाद वापस नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो हमारा ऑल इंडिया कोटा है या जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जब आप इसमें अप्लाई करना चाहेंगे तब आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी होगी 1000 रुपीज़, और ये है आपकी अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इसके बाद जो हमारी SC ST PWD कैटेगरीज हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी है 500 रुपीज़, एंड जो डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है दैट इज़ 5000 रुपीज़। तो ये पैसा आप रजिस्ट्रेशन के लिए देते हैं एंड दिस इज़ अ नॉन रिफंडेबल काइंड ऑफ फीस। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिफंडेबल फ़ीस की, जो पैसा आपको वापस मिल जाता है। तो इसके वापस आने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप कॉलेज आपको अलॉट हो गया है, आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, उसके बाद जब आपकी पूरी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, लाइक मोपअप राउंड्स वगैरह सब हो जाएंगे, उसके बाद जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तब आपको ये आपका पैसा वापस भेज दिया जाता है। दैट इज़ उसके दो तरीके हो सकते हैं, आप अपने अकाउंट में भी उस पैसे को ले सकते हैं, जो जिसके थ्रू आपने ट्रांजैक्शन करवाया था उसी अकाउंट में वो पैसा वापस भेज देते हैं, या फिर आप एक DD बनवा के अपने कॉलेज में सबमिट करवा सकते हैं एंड वो पैसा आपके कॉलेज फीस के साथ एडजस्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन की कि और किस कंडीशन में पैसा हमें वापस मिलता है। दैट इज़ कि आपने अप्लाई किया काउंसलिंग में, लेकिन किसी रीज़न से काउंसलिंग में सीट्स भर गई या कुछ इस तरह का हुआ और आपको सीट अलॉट नहीं हुई, तो उस कंडीशन में भी आपको आपकी ये सिक्योरिटी फ़ी वापस मिल जाती है। लेकिन ये तभी होगा जब सीट आपको अलॉट ना हुई हो। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको सीट अलॉट हो जाए और आप कॉलेज ना पहुँचे, आप किसी रीज़न से वो सीट छोड़ देते हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, कि जैसे आपको कॉलेज अलॉट हुआ बट यू वांट एन अपग्रेडेशन, कि आपको कोई दूसरा कॉलेज चाहिए, सो फॉर दैट यू हैव टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज़, उसके बाद ही आप अपग्रेड करें। कोई भी सीट इसी तरह से ना छोड़े, अदरवाइज़ ये पैसा आपको रिफंड नहीं होगा। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस फ़ी की। तो अगर आप ऑल इंडिया कोटा या गवर्नमेंट कोटा में अप्लाई करते हैं, जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा उसमें आप अप्लाई करें, या आप नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई करना चाहें, या आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहें, तो ये फ़ी है आपकी 10,000 रुपीज़। फॉर अनरिजर्व्ड OBC कैटेगरीज के लिए एंड फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेजेस के लिए फ़ी है आपकी 50,000 रुपीज़। साथ ही साथ जो आपकी SC ST और PWD कैटेगरी होती है उसके लिए ये फ़ी है 10,000 रुपीज़। नाउ द अदर क्वेश्चन इज़ दैट कि अगर कोई स्टूडेंट दोनों ही काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहता है, गवर्नमेंट काउंसलिंग के लिए भी एंड प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग के लिए भी, तो उसको कितने पैसे जमा करने चाहिए? इन दैट कंडीशन स्टूडेंट हैज़ टू पे 55,000 रुपीज़। लाइक जो ये वाली हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ी थी इसे मिला के एंड जो हमारी ये सिक्योरिटी फ़ी थी इसे मिला के एक स्टूडेंट को 55,000 रुपीज़ जमा करने होंगे। ओके, तो इसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप ये पैसा अपना रिफ़ंड करवा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैंने जो ऑफिशियल ब्रोशर था हमारी CCIM की वेबसाइट वहाँ से ली है एंड इसको थोड़ा इजी बना के आपके सामने प्रेजेंट किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड साथ ही साथ ये वीडियो शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्हें इस तरह के गाइडेंस की ज़रूरत हो एंड हम उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सकें। थैंक यू।